सरताज की जिंदगी में रातें एक के बाद एक बद से बदतर होती जा रही थी। हर दिन एक नया सवाल और हर रात एक नई परेशानी लेकर आ रही थी। फिलहाल इस परेशानी के कदमों में सिया पड़ी हुई रो रही थी। बाहर सड़क के लैंप की रोशनी सीधे उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही थी। ये एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने सर पर लाल साफा बांधा हुआ था, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसी की तरह दिखने वाले 3 से 4 मुस्टंडे और भी थे। उस आदमी ने सिया को चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। सिया उसे बार बार कहती रही कि वो यहाँ बस अपने दोस्त को बचाने आई थी। दोस्त? हाँ, यही सवाल सरताज के दिमाग में भी आया कि सिया और वो दोस्त कब बने। कुछ ही देर में सिया वहाँ से चली गई। उसने मुड़कर सरताज को देखा और उसकी भीगी हुई आंखें उससे कह रही थी कि अपना ध्यान रखना सरताज। अगले ही पल सरताज के कॉलर पर उस शख्स का भारी भरकम हाथ पड़ा, जिससे सरताज थोड़ा हिल गया। उस आदमी ने सरताज को बताया कि वो सिया के पिता सूर्य प्रकाश ठाकुर के आदमी हैं। इतनी रात को उनकी बेटी कहीं छुप कर जा रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका पीछा किया और यहाँ तक पहुँचे। उस आदमी ने सरताज को एक तरह की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो सिया से दूर रहे। इस बार तो सिया के कहने पर वो सरताज को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार ये बंदूक हवा में नहीं चलेगी। सरताज से ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सरताज को सिया की बातें याद आ रही थी। साहिल तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। साहिल के अलावा सरताज के दिमाग में प्रोफेसर रक्षित, पंकज की मौत और प्रोफेसर रक्षित के बारे में सिया क्या जानती है, ये सब किसी फिल्म के रील की तरह बार बार चल रहा था। लेकिन फिर सरताज को कुछ सूझा और वो तुरंत वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रक्षित के घर पर बेल बजती है। प्रोफेसर रक्षित जैसे जानते थे कि ये बेल बजेगी ही, और वो इतनी रात को भी सोए नहीं थे, बल्कि घर के दरवाजे पर नजर गड़ाए अपने घर के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। प्रोफेसर ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक लाल किताब थी। ये थे श्याम सुंदर चौधरी, जिसने आते ही प्रोफेसर के हाथ में ये किताब रखी और कहा कि वो बहुत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये कहकर उसने प्रोफेसर रक्षित के घर में कदम रखा और जाकर उस बोर्ड के आगे खड़ा हो गया जिस पर सरताज की तस्वीर लगी हुई थी। श्याम सुंदर ने अपने कोट से एक एनवेलप निकालकर प्रोफेसर रक्षित के उस बोर्ड पर पिन से स्टिक कर दिया। इस एनवेलप पर लिखा था, प्रिय सरताज चौधरी। श्याम सुंदर चौधरी ने प्रोफेसर को बताया कि पूर्णिमा की रात जब सरताज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा तब इस एनवेलप को खोलना। प्रोफेसर फिलहाल उस लाल किताब को देखकर खुश हुए जा रहा था। वो इतना खुश था जैसे किसी चोर को खजाना मिल गया हो। श्याम सुंदर ने प्रोफेसर के हाथ से लाल किताब ली और बताया कि उसे लाल किताब के बदले क्या चाहिए। प्रोफेसर ने हंसते हुए श्याम सुंदर से कहा, अरे अब तो मैं आपके एहसान तले हूँ, बस कुछ ही दिनों में आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। मैंने काम करना शुरू भी कर दिया है। प्रोफेसर रक्षित आगे कुछ कहते इससे पहले उसके घर एक बार फिर से बेल बजी। प्रोफेसर और श्याम सुंदर ने एक दूसरे को चौंकते हुए देखा, लेकिन फिर बेल बार बार बजने लगी। प्रोफेसर ने जाकर गेट खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिस पर प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ था। प्रोफेसर ने वो बॉक्स उठाया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। श्याम सुंदर के सामने प्रोफेसर ने बॉक्स रखा और उसे खोलने लगा। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर एक कटा हुआ हाथ मिला और उसकी मुट्ठी बंद थी। उस कटे हुए हाथ की मुट्ठी में एक पेपर फंसा हुआ था। तुरंत ही प्रोफेसर ने वो पेपर निकाला और उस खून के धब्बों से भरे उस पेपर पर साहिल का नाम लिखा था। प्रोफेसर ने श्याम सुंदर की तरफ देखकर कहा, सरताज की मौत का प्लान बना रहा था ये, यानी हमारे प्लान के बीच में आ रहा था, तो बस कर दिया काम तमाम। मुझे लगा था ये खबर कल अखबारों में आएगी, लेकिन हमारी दुनिया के लोग बहुत तेज हैं। श्याम सुंदर सामने खड़े प्रोफेसर को हंसते हुए देख रहे थे। श्याम सुंदर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो सरताज की मौत चाहता था और अब वो चाहे कोई भी करे। उस लाल किताब के बदले जो उसे मिलने वाला था
वो बस अब उसका ही इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर को पागलों की तरह हंसता हुआ छोड़कर श्याम सुंदर वहां से निकल जाता है। लेकिन प्रोफेसर सिया के साथ क्या करने वाला था, और जो कुछ भी वो करने वाला था उससे श्याम सुंदर को आखिर क्या लेना देना था? इन सारे सवालों के परे सूनी सड़क के बीचों बीच तेज कदमों के साथ सरताज कहीं जा रहा था। वो जानता था कि सिया को भले ही पता चला हो कि साहिल उसे मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन सरताज की जान के पीछे तो प्रोफेसर रक्षित पड़ा हुआ है। सरताज जानता था कि जब तक प्रोफेसर रक्षित है साहिल उसे मार नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, साहिल के जान को खतरा जरूर है। अगले ही पल सरताज सीकर पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। वो भागता हुआ अंदर गया और उसने देखा पूरे पुलिस स्टेशन में 2-3 हवलदार हैं, जो कि सभी सो रहे हैं। उसने इंस्पेक्टर की टेबल की तरफ देखा और जब उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया तो उसने एक हवलदार को उठाते हुए पूछा, इंस्पेक्टर कहाँ है? वो साहिल की जान को खतरा है, प्लीज उठिए। नींद में अपनी आंखें मलते हुए एक हवलदार ने अपनी आधी खुलती आंख से सरताज को देखा और उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन सरताज बार बार साहिल का नाम लिए जा रहा था। कुछ पलों के बाद उस हवलदार ने बाथरूम जाकर अपना मुंह धोया और फिर सरताज की पूरी बात सुनी। सरताज ने बताया कि कैसे साहिल को लगता है कि कल रात उसने उसके दोस्त पंकज की जान ली है, लेकिन वो कल रात प्रोफेसर के घर पर था। पंकज का केस काफी गर्म था, इसीलिए हवलदार ने कोई रिस्क ना लेते हुए इंस्पेक्टर को कॉल किया और जो कुछ भी सरताज ने कहा वो उसे बता दिया। सरताज का नाम सुनते ही फोन पर इंस्पेक्टर ने कुछ कहा और हवलदार ने ओके सर कहकर फोन कट कर दिया। उस हवलदार ने सरताज से कहा कि वो यहाँ बैठ जाए, कुछ देर में इंस्पेक्टर खुद आ रहे हैं। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। पुलिस स्टेशन की उस बेंच पर सरताज को नींद भी आ गई, लेकिन फिर अचानक उस पर किसी ने एक बाल्टी भर के पानी डाला और अपनी एक एक सांस को खींचते हुए सरताज उठता है। सरताज के सामने वही पुलिस वाला खड़ा था जो कल उसकी चाय की टपरी पर आया था। उसने सरताज के कॉलर को पकड़ा और उसे जमीन से 2-4 इंच ऊपर उठाकर गुस्से में पूछा कि वो साहिल की मौत के बारे में क्या जानता है। साहिल की मौत? वो कैसे? पुलिस को सरताज पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पंकज के केस के बाद अब साहिल की मौत के पीछे भी सरताज का नाम कैसे आ रहा था? ये सवाल पुलिस की बातों, आंखों और उनके डंडों में भी दिखाई दे रहा था, जो फिलहाल सरताज की पीठ पर जोर जोर से लग रहे थे। वैसे तो सिया ने सरताज को साहिल के प्लान के बारे में बताया था। अगर सिया गवाही दे दे तो सरताज छूट भी सकता है, लेकिन सरताज सिया का नाम नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन सब के बीच सिया फंस जाए, लेकिन उस पुलिस वाले के डंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सरताज के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत सिया का नाम लिया। सिया ठाकुर सर, उन्होंने मुझे कल रात को बताया था कि साहिल मुझे मारना चाहता है। पुलिस ने सरताज से पूछा कि क्या वो एमएलए सूर्य प्रकाश ठाकुर की बेटी सिया की बात कर रहा है। जवाब में सरताज ने हाँ में सर हिलाया। पुलिस ने गुस्से में डंडा जमीन पर पटका और एमएलए साहब को कॉल किया। अगले ही पल पुलिस इंस्पेक्टर एमएलए के घर पर सिया और एमएलए सूर्य प्रकाश के साथ बैठे थे। पुलिस ने बताया कि शहर के हाईवे के पास साहिल की लाश मिली है, उसका हाथ कटा हुआ है। ये सुनते ही सिया सहम गई और थोड़ा डरते हुए लेकिन हिम्मत करके पुलिस को उसने बताया, सर, कल शाम को कॉलेज की चैट ग्रुप में साहिल ने लोगों को सरताज के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कुछ लोग साहिल से सहमत होने लगे और फिर उन लोगों ने सरताज को मार डालने की बात कही। कैसे और कब वो तो नहीं पता, क्योंकि जब कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसके बारे में मैं नहीं जानती। आप ये सारे मैसेजेस देख सकते हैं मेरे फोन पर। ये कहकर सिया ने अपना फोन आगे कर दिया। एमएलए ने सिया को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा और पुलिस की तरफ गुस्से में देखने लगा। पुलिस ने माफी मांगते हुए एमएलए से कहा कि वो अब कभी भी सिया को परेशान नहीं करेंगे। ये बस उनकी पहली और आखिरी इंक्वायरी थी। इंस्पेक्टर ने जाते जाते एमएलए साहब से सिया को सरताज से दूर रखने के लिए भी कहा और पुलिस स्टेशन जाकर सरताज को छोड़ दिया। साहिल की मौत के चर्चे अब तक सरताज के कानों पर भी पड़ गए थे और वो जानता था कि इन सब के पीछे प्रोफेसर रक्षित ही है।
सरताज इस तरह के खून खराबे से बहुत दूर रहना चाहता था। सुबह फिर से टपरी की तरफ जाते हुए सरताज मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। हमारी लड़ाई के बीच अब एक भी खून का कतरा और नहीं बहना चाहिए। मुझे प्रोफेसर से जाकर खुद बात करनी होगी। मन में प्रोफेसर से मिलने का प्लान बनाते हुए सरताज जब टपरी पर पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सरताज के लिए नफरत दिखाई दे रही थी, जैसे वो चाय का नहीं सरताज के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। सरताज के हाथ, पैर और पीठ पर पुलिस के डंडे से लगी चोट काफी दर्द दे रही थी। वो सर झुकाकर डरते हुए टपरी के अंदर जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और इससे पहले कि वो कुछ कहता और समझता, लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब सरताज की आंखें खुली तो उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। उसने आंख खोलकर आसपास देखा तो वो किसी बड़े से कमरे में था। एक बहुत बड़ा पलंग और ऊपर बड़ा सा झूमर, जैसे वो किसी राजा के घर में है। कराहते हुए वो बैठा और उस कमरे के एक एक कोने को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने देखा पालन के ठीक पीछे जो दीवार है उस पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। सरताज की आंखें, गर्दन और बदन पर कई जगह चोट के गहरे निशान थे, लेकिन उसने जैसे ही उस तस्वीर को देखा वो चौंक गया। इतने में पीछे से एक आवाज आई, तुम ठीक हो सरताज? सरताज ने पलट कर देखा तो सिया उसके सामने खड़ी थी। वो तेज कदमों से सरताज के पास आई और उसकी चोट देखकर बोली, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या हो। बस जो भी दिखता है तुम्हें मारने में लगा रहता है, इसीलिए मैं ले आई तुम्हें यहाँ। मैं यहाँ कैसे? तुम यहाँ? सिया सरताज के बहुत करीब बैठी हुई थी। उस बड़े से कमरे में दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। सिया सरताज के और भी करीब आना चाहती थी। उसने बड़े प्यार से सरताज का माथा सहलाया और कहा, मैं ले आई तुम्हें यहाँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या हो। तुम वो नहीं हो जो ये लोग तुम्हें समझते हैं, क्योंकि तुम तो इस दुनिया के हो ही नहीं। आखिर क्या है सरताज का राज? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सीक्रेट सरताज।